हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो सब लोग? पढ़ाई वढ़ाई सब अच्छे से चल रही है ना? आपके बीएससी का जो फर्स्ट चैप्टर है क्लास 11 का, वो हमने ऑलरेडी फिनिश कर लिया है। अगर वो वीडियो अभी तक नहीं दिखा तो जल्दी से जाके देख लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका चैप्टर 2, जो है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो चलो जल्दी से आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ना, इनके क्या क्या टाइप्स है। ठीक है, तो देखो, जब भी हम किसी बिजनेस के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या आएगा? हु ओन्स इट, हु कंट्रोल्स इट एंड हु बियर्स इट्स रिस्क। कि मतलब ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस कौन चला रहा है, कौन इसका मालिक है, इसके जो भी रिस्क है ये कौन उठाता है। ठीक है, और इस पूरा जो बिजनेस है इसको कंट्रोल कौन कर रहा है। करेक्ट। तो इस ये जो सवाल है, इनके आंसर अगर हम ढूंढे तो हमें मिलते हैं कुछ 3 आंसर्स। फर्स्ट इज सोल प्रोप्रिएटरशिप, नेक्स्ट इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, एंड लास्टली पार्टनरशिप। आउट ऑफ ऑल दिस 3 टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, आपका जो ये लास्ट वाला है ना, पार्टनरशिप, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नॉट फॉर क्लास 11 बट फॉर क्लास 12। क्यों? क्योंकि क्लास 12 का अगर आप सिलेबस देखोगे तो हमें कितने बुक्स मिलते हैं? 3 बुक्स मिलते हैं। ठीक है, आउट ऑफ दोज 3 पार्ट्स जो पहला बुक आएगा ना आपका, मैं इधर डीके गोयल रेफरेंस बुक के बारे में बात कर रही हूँ, एनसीईआरटी के बारे में नहीं। ठीक है, तो डीके गोयल हम अगर रेफरेंस बुक को फॉलो करेंगे तो उसका जो पहला बुक आएगा, वो पूरा बुक क्या है? पार्टनरशिप के ऊपर ही लिखा गया है। मतलब अगर हम आपके सीबीएसई क्लास 12 का सिलेबस देखें तो सबसे ज्यादा मार्क जिस टॉपिक पे आने वाला है वो है आपका पार्टनरशिप। तो बोर्ड एग्जाम के रिगार्डिंग ये जो टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आउट ऑफ 80 मार्क्स 36 मार्क्स आपके पार्टनरशिप में से ही आएंगे। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम सोल प्रोप्रिएटरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस और पार्टनरशिप के बारे में सीखेंगे। इनके स्ट्रक्चर कैसे है, इनके मालिक कौन है, ये कैसे रन होते हैं, ऑल दीज थिंग्स। क्लियर? तो सबसे पहले लेट्स डिस्कस अबाउट सोल प्रोप्रिएटरशिप। सोल प्रोप्रिएटरशिप का मतलब क्या है? देखो, एक इंसान, क्या लिखा है? 1 पर्सन 1 बिजनेस 1 बिग रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो सोल प्रोप्रिएटर का मतलब ही यही है कि एक अकेला मालिक जो क्या करेगा? खुद अकेले बिजनेस को चलाएगा। वो इन्वेस्टमेंट भी खुद करेगा, जो भी उसके पास कैपिटल है, पैसा है, वो कैपिटल में डालेगा। ठीक है, जो भी प्रॉफिट आया वो सब उसका। अगर लॉस हुआ तो भी सारा लॉस उसको ही उठाना पड़ेगा। ठीक है, अगर लॉस सारा उसको ही उठाना पड़ेगा तो क्या हो गया? ये एक बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई। ठीक है, अगर देखा जाए तो सोल प्रोप्रिएटरशिप जो है वो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। कहाँ पे? हमारे कंट्री में, इंडिया में। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? देखो, सोल प्रोप्रिएटरशिप में जो बिजनेस है वो एक अकेला इंसान क्या करता है? ओन करता है, मैनेज करता है और कंट्रोल करता है। ठीक है, क्लियर? डेफिनेशन समझ में आया? व्हाट इज सोल प्रोप्रिएटरशिप? व्हेन अ सिंगल इंडिविजुअल own, manage and control a business organization. क्लियर? अभी इसके जो फीचर्स है हम उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट इज सिंगल ओनरशिप। तो देखो, बिजनेस में क्या है? देखो, सोल प्रोप्रिएटरशिप बिजनेस में क्या है? हमने क्या बताया कि मालिक एक है, तो ओनरशिप जो है उसी अकेले पर्सन के पास रहेगा। ठीक है, वो बिजनेस में क्या नहीं होगा? किसी भी तरह से शेयरिंग नहीं होगा। ठीक है, प्रॉफिट आएगा तो भी उस इंसान का, लॉस आएगा तो भी उस इंसान का। और बिजनेस के अंदर कुछ भी अगर इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है तो प्रोप्रिएटर ही क्या होता है? सोल डिसीजन मेकर बन जाता है। तो वो अकेला ही क्या करेगा? हर एक डिसीजन लेगा। उसमें डिसीजन में किसी और को कंसल्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्लियर? देन कम लीगल स्टेटस। देखो, फिलहाल इंडिया में क्या है?
अगर हम देखें एक सोल प्रोप्रिएटर और उसका जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उन दोनों को हम क्या कंसीडर नहीं करेंगे, सेपरेट लीगल एंटिटी कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन हमने तो जब बिजनेस के बारे में पढ़ा था, हमें ये मतलब पता चला था कि बिजनेस और जो ओनर होते हैं, ठीक है, उनको हम क्या कंसीडर करते थे, सेपरेट लीगल एंटिटी। मतलब मालिक अलग है, बिजनेस अलग है, हम दोनों को एक साथ में कंबाइन नहीं करते थे। लेकिन सोल प्रोप्रिएटरशिप में देखो क्या है, जो बिजनेस है और जो ओनर है, जो बिजनेस है और जो ओनर है, ठीक है, दोनों को हम क्या कंसीडर करते हैं, दोनों को हम सेपरेट नहीं, एक यूनाइटेड लीगल एंटिटी हम कंसीडर करते हैं, दोनों को एक मानते हैं। क्यों मानते हैं, एक अकेला मालिक, सारा कैपिटल वही इन्वेस्ट कर रहा है, जो प्रॉफिट आ रहा है सब उसका। अगर कल को मान लो बहुत ही बड़ा एक डेब्ट आ गया मालिक के ऊपर, तो वो कैसे चुकाएगा, वो अपने पर्सनल प्रॉपर्टी में से ही उसको वो डेब्ट क्लियर करना पड़ेगा, है कि नहीं, क्योंकि दूसरा कोई आके तो पेमेंट करने वाला है नहीं। तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन हम बिजनेस को और जो सोल प्रोप्रिएटर है उन दोनों को अलग अलग एंटिटी नहीं मानते हैं, ठीक है। तो कुछ भी अगर लायबिलिटी आया तो किसको उठाना पड़ेगा, मालिक को ही उठाना पड़ेगा, और उसको हम उसका पर्सनल डेब्ट ही कंसीडर करेंगे। क्या कंसीडर करेंगे, पर्सनल डेब्ट कंसीडर करेंगे। क्लियर। देन कम कैपिटल एंड रिस्क। तो कैपिटल और रिस्क के बारे में अगर हम बात करें तो बिजनेस स्टार्ट करने से लेके उसको ग्रो करने तक जितना भी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी वो कौन अरेंज करेगा, वो खुद सोल प्रोप्रिएटर ही क्या करेगा, अरेंज करेगा, ठीक है। कोई दूसरा आके उसको पैसा अरेंज करके नहीं देने वाला, तो उसको ही खुद ही मैनेज करना पड़ेगा। साथ साथ अगर हम रिस्क की बात करें, फाइनेंशियल रिस्क, जितने भी फाइनेंशियल रिस्क होंगे सब किसे उठाना पड़ेगा, सोल प्रोप्रिएटर को ही उठाना पड़ेगा। क्योंकि देखो प्रॉफिट अगर हुआ तो भी तो खुद ही ले रहा है ना, तो लॉस भी कौन लेगा, खुद को ही लेना पड़ेगा। देन रजिस्ट्रेशन। फिलहाल इंडिया में अगर हम देखें सोल प्रोप्रिएटरशिप स्टार्ट करने के लिए आपको किसी भी तरह की फॉर्मल रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। हाउएवर डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस सर्टेन लाइसेंस कभी कभी या फिर कुछ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह की जरूरत हो सकती है, ठीक है। वो किस पे डिपेंड करता है, बिजनेस का नेचर क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर उसके अलावा अगर हम देखें तो कुछ अलग फॉर्मल मतलब अगर हम रजिस्ट्रेशन वगैरह के बारे में बात करें तो एज सच कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्रिएटरशिप, स्पीड, सिंप्लिसिटी एंड डायरेक्ट रिवॉर्ड्स। देखो सोल प्रोप्रिएटरशिप को बिजनेस में सबसे सिंपल फॉर्म माना गया है, ठीक है, सबसे आसान फॉर्म माना गया है। क्यों, क्योंकि एक मालिक जो मर्जी उसका वो करे, आज दुकान खोलना है दुकान खोल के बैठेगा, दुकान बंद करना है बंद करके बैठेगा, उसकी मर्जी है ना। तो उसमें कोई भी उसको दूसरा इंसान आके रोक टोक नहीं कर पाएगा। जो प्रॉफिट हुआ, 100 रुपए हुआ, 1000 रुपए हुआ, लाख रुपए हुआ, सब का सब उसका। लॉस भी अगर हुआ तब भी खुद का। तो कोई आके इधर क्या नहीं कर पाएगा, इंटरफेयर नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए सोल प्रोप्रिएटरशिप को जो है सबसे सिंपल फॉर्म माना गया है। उसके अभी पर्क्स क्या क्या है हम उसके बारे में समझते हैं। क्विक डिसीजन मेकिंग, तो कुछ भी डिसीजन लेना है बिजनेस के रिगार्डिंग तो जो मालिक है वो बहुत क्विकली डिसीजन ले सकता है। क्यों, क्योंकि आपको किसी और से बात करने की जरूरत ही नहीं है, किसी और को कंसल्ट नहीं करना, किसी से आपको एडवाइस की जरूरत नहीं है ना, कोई आपको रोकेगा नहीं। तो बिकॉज ऑफ दीज रीजंस क्या होता है, सोल प्रोप्रिएटरशिप में डिसीजन मेकिंग जो है बहुत ही ज्यादा क्विक बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज डायरेक्ट रिवॉर्ड फॉर एफर्ट। डायरेक्ट रिवॉर्ड मतलब आप जितना मेहनत करोगे अपने बिजनेस के अंदर उतना आपको रिवॉर्ड मिलेगा। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना ज्यादा मेहनत कर रहे हो अपने बिजनेस के अंदर। आप जितना करोगे उतना मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। तो इधर क्या होता है, देखो ये जो बेनिफिट है, प्रॉफिट है, ये एक डायरेक्ट मोटिवेशन का काम करता है ओनर की तरफ। जितना पैसा मिलता रहेगा, जो सोल प्रोप्रिएटर है वो उतना ज्यादा मोटिवेट होता रहेगा कि आज तो मुझे 100 रुपए मिला, कल मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा ताकि मुझे 200 रुपए मिले। तो ये जो है एक मोटिवेशन फैक्टर का भी काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी।
तो कॉन्फिडेंशियलिटी और प्राइवेसी का यहाँ पे क्या देखो रोल है, हम समझते हैं। मालिक एक, दुकान उसका, जो पैसा लगाया उसने खुद के बैंक अकाउंट में से आके लगाया, जो प्रॉफिट हो रहा है उसका, लॉस हुआ तो भी उसका। तो देखा जाए तो सोल प्रोप्रिएटरशिप जो है वो किसी भी तरह से मतलब कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो क्या करे, अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो पब्लिश करे, किसी और को दिखाए। क्या जरूरत दूसरों को दिखाना कि तुम्हारी दुकान के अंदर कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, क्योंकि कोई दूसरा इंसान आके तो इन्वेस्ट करने वाला है नहीं, तुम अकेले मालिक। तो फिर जो डेटा है, ठीक है, कुछ भी डेटा हो सकता है, बिजनेस का इंफॉर्मेशन लाइक प्रॉफिट्स, लॉसेस, स्ट्रेटेजीज एंड कस्टमर डेटा, एवरीथिंग, ये क्या रहते हैं, कंप्लीट प्राइवेट रहते हैं ओनर के पास। तो आपको किसी को भी ये सब बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर। इजी फॉर्मेशन और क्लोजर मतलब बहुत ही ज्यादा मतलब मिनिमल लीगल जो है रिक्वायरमेंट्स होती है, फॉर्मेलिटीज होती है सोल प्रोप्राइटरशिप को स्टार्ट करने के लिए। बहुत से केसों में तो देखा गया है कि कुछ भी लीगल रिक्वायरमेंट है ही नहीं, तो इसी वजह से क्या होता है, ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल बन जाता है। और जो भी मतलब बिजनेस स्टार्ट करना चाहे, जिसके पास भी क्या है, कैपिटल, सफिशिएंट कैपिटल है, वो जब चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। और जब चाहे बंद भी कर सकता है, कोई रोकने वाला है ही नहीं, कुछ फॉर्मेलिटी है ही नहीं। आज अगर मेरा मन किया कि आज से मेरा दुकान बंद, तो हो गया बंद, कल से मैं नहीं खोलूंगी। तो ये इतना इजी है, ठीक है। नेक्स्ट इज पर्सनल टच विथ कस्टमर। देखो, कोई भी बिजनेस सक्सेसफुल होने के लिए सबसे ज्यादा किस पे डिपेंडेंट है, कस्टमर्स के ऊपर। कस्टमर्स को क्या बताया गया है बिजनेस में, कस्टमर्स को बिजनेस के अंदर बैकबोन बताया गया है। क्या बताया गया है, बैकबोन, क्योंकि बिना कस्टमर का आपका बिजनेस चलेगा ही नहीं, करेक्ट। तो सोल प्रोप्राइटर में क्या होता है, देखो, आप कस्टमर के साथ एक डायरेक्ट लिंक में रह सकते हो, डायरेक्ट टच में रह सकते हो। कैसे, मान लो मेरा आज एक ग्रोसरी स्टोर है, तो उधर क्या हो रहा है, कोई भी कस्टमर अगर आ रहा है आज मेरे पास, मैं डायरेक्टली क्या कर रही हूँ, 1-to-1 कन्वर्सेशन कर रही हूँ अपने कस्टमर के साथ। उनको जो चाहिए मैं उसको प्रोवाइड कर रही हूँ, उनका जो कंप्लेन है मैं सुन रही हूँ, है ना। तो इससे क्या होता है, एक रिलेशनशिप बिल्ड होता है, और ये रिलेशनशिप बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, किस लिए, हायर कस्टमर लॉयल्टी के लिए और रिपीट बिजनेस के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये लोकल मार्केट्स में बिजनेस करने के लिए या अपने बिजनेस को रन करने के लिए, सरवाइव करने के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपका अगर बेस स्ट्रांग होगा, आपका कस्टमर बेस अगर स्ट्रांग है, तभी जाके आपको बार बार वही सेम कस्टमर आपके पास लौट के आएगा ना। अगर कस्टमर सेटिस्फाई ही नहीं होंगे आपके सर्विस से, तो वापस क्यों आएगा, नहीं आएगा, किसी और दुकान पे चला जाएगा। तो ये सोल प्रोप्राइटरशिप जो है, एक पर्सनल रिलेशनशिप विद कस्टमर क्रिएट करने का एक क्या हमें एक बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट करके देता है, ठीक है। लास्ट इज लो कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन। जो देखो, सोल प्रोप्राइटरशिप में हमने ऑलरेडी बहुत इसके बारे में डिस्कस कर लिया कि कोई भी लीगल रिक्वायरमेंट्स नहीं है, रजिस्ट्रेशन फी, जो हमारा फीस है, लीगल डॉक्यूमेंट्स है, ये सब नहीं है। तो नहीं होने के वजह से जो है, जो इसमें कॉस्ट आते, फीस वगैरह आती है, वो रिड्यूस हो जाता है। तो रिड्यूस होने की वजह से हमें जितना भी फाइनेंशियली मतलब जितना पैसा चाहिए होता है, उससे तो कम ही खर्चा होगा। तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन सोल प्रोप्राइटरशिप इज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कम पैसा चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए, कम पैसे में स्टार्ट हो जाएगा आपका बिजनेस पूरा रेडी। इसीलिए बहुत सारे लोग सोल प्रोप्राइटरशिप को ही प्रीफर करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, limitations of sole proprietorship. When one person cannot carry it all. देखो, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप का एडवांटेजेस है, लिमिटेशंस भी जरूर होंगे, है ना। ऐसा तो नहीं है कि कोई भी अगर हम देखें चीज हमेशा बेनिफिट ही देता रहेगा, ये तो मतलब पॉसिबल नहीं है ना कुछ उसके भी ड्रॉबैक्स जरूरी होंगे, ठीक है। तो कैसे ड्रॉबैक्स है, अभी हम उसके बारे में सीखेंगे। जैसे कि अनलिमिटेड लायबिलिटी, ये वन ऑफ द मोस्ट सीरियस लिमिटेशन है सोल प्रोप्राइटरशिप का। इसी के वजह से बहुत सारे सोल प्रोप्राइटरशिप बंद भी हो जाते हैं, ठीक है। देखो कैसे, बिकॉज ओनर और जो बिजनेस है, हमने पहले ही बात कर लिया था, उनको हम सेपरेट लीगल एंटिटी कंसिडर नहीं करते।
दैट मीन्स दोनों एक है। तो सपोज दुकान के लिए आज तुमने 10 लाख का बैंक से लोन लिया था। मान लो अभी तुम्हारा जो दुकान है इतना प्रॉफिट अर्न नहीं कर पा रहा है कि तुम ये जो डेप्थ है तुम्हारा, ये डेप्थ क्लियर कर पाओ। ठीक है, अभी दुकान के पास इतना एसेट भी नहीं है कि उसको सपोज तुमने बेच भी दिया तब भी ये डेप्थ क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो तब क्या होगा, तुम्हें अपने पर्सनल प्रॉपर्टी में से, पर्सनल एसेट में से ही क्या करना पड़ेगा, यूज करके, अपना एसेट यूज करके ये जो डेप्थ है वो क्लियर करना पड़ेगा। तो इसमें जो होता है ना सोल प्रोप्राइटरशिप में, तुम्हारा जो खुद का पर्सनल प्रॉपर्टी है वो भी रिस्क में आ जाता है। ठीक है, तो कुछ भी तुम्हारे पास पर्सनल एसेट है, हाउस, कार, सेविंग्स, एनीथिंग, तुम्हें वो क्या करना पड़ सकता है, यूज करना पड़ सकता है टू सेटल बिजनेस ऑब्लिगेशंस। तो इसके वजह से जो ओनर है वो बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियल रिस्क के तरफ एक्सपोज हो जाता है। क्लियर? तो जितना बेनिफिट उतना तो रिस्क भी होगा ही। नेक्स्ट इज लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। देखो, एक इंसान के पास ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि हर एक क्वालिटी होगा। किसी के पास अगर मैनेजमेंट का अच्छा क्वालिटी है तो किसी के पास लीडरशिप का है कि नहीं? किसी के पास और कुछ स्किल होगा, प्रोडक्शन का स्किल होगा, मार्केटिंग का होगा, सेल्स का होगा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक इंसान के अंदर ही हर स्किल हो ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ह्यूमन हम जितना भी कोशिश कर ले कुछ ना कुछ कभी ना कभी तो कमी रह ही जाएगा, है ना? तो सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, देखो सिर्फ एक अकेला इंसान काम करे, कितना ही कितने लोग काम कर रहे हैं, सिर्फ 1%। तो अगर एक इंसान अकेला काम कर रहा है तो उसके पास जो एक्सपर्टीज है वो भी तो कम होगा, उसका जो नॉलेज है वो भी तो लिमिटेड होगा, है कि नहीं? तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन जो मालिक होता है, जो सोल प्रोप्रिएटर होता है, वो सब कुछ एक साथ हैंडल करने में ना कभी वो प्रॉब्लम फेस करेगा ही। कितने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, देखो प्रोडक्शन का, मार्केटिंग का, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्सेस, कस्टमर सर्विसेज, so many things are there that you need to maintain inside your business simultaneously। तो क्या अकेला इंसान इतना कुछ कर पाएगा? नहीं, because there is a limit। ह्यूमन कैपेबिलिटी में भी एक लिमिट है, तो वो नहीं हो पाएगा। तो ये क्या हो गया, सोल प्रोप्राइटर का एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक हो गया। पार्टनरशिप में अगर हम देखें, कंपनी में अगर हम देखें, तो नंबर ऑफ ओनर्स आर मोर। तो जितने ज्यादा लोग होंगे इतने ज्यादा हमारे पास ब्रेन्स है। तो इतने ज्यादा ब्रेन्स के साथ साथ क्या आएगा, उनका स्किल भी आएगा, उनका नॉलेज भी आएगा, एक्सपर्टीज आएगा। तो तब क्या हो जाता है, बिजनेस के जो ये सारे मतलब फंक्शंस है उनको हैंडल करना इजी हो जाता है। तो लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। नेक्स्ट इज लिमिटेड रिसोर्सेज। अभी लिमिटेड रिसोर्सेज का मतलब, एक इंसान वो अकेला, उसके पास कितना ही एसेट होगा जो वो बिजनेस में एज ए कैपिटल इन्वेस्ट करेगा। करेक्ट? मान लो मेरे पास आज 5 लाख रुपए, तो मैंने पूरा पैसा बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर दिया। अभी मुझे अपना बिजनेस जो है एक्सपेंड करना है, तो मुझे पैसा कहाँ से मिलेगा? क्योंकि मेरे बैंक बैलेंस में अभी है ही नहीं पैसा, तो मुझे लोन लेना पड़ेगा। अभी लोन कोई भी मुझे कितना ही ज्यादा दे देगा, है ना? तो इधर क्या हो जाता है ना, जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड हो जाते हैं। ठीक है, कोई भी अगर हमें टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना है, ठीक है, बिजनेस को एक्सपांड करना है, तो कहीं पे भी जाओ तो थोड़ा बहुत तो डिफिकल्टी फेस करना ही पड़ेगा। यहीं पे अगर हम पार्टनरशिप या कंपनी के बारे में बात करें, तो अगर 100 लोगों का एक कंपनी है, हाउ मेनी पीपल, 100 पीपल, हर कोई अगर 1-1 लाख भी इन्वेस्ट करे तो देखो कितना ज्यादा रिसोर्स हमारे पास आ जाएगा, है कि नहीं? तो ये जो लिमिटेड रिसोर्सेस है ये भी एक ड्रॉबैक है सोल प्रोप्राइटरशिप का। नेक्स्ट इज लिमिटेड लाइफ और लैक ऑफ कंटिन्यूटी। देखो, एक अकेला इंसान बिजनेस को चला रहा है, ठीक है, मान लो आज जो ओनर है उसका कोई कुछ बीमारी हो गया या फिर उनका देहांत हो गया, तो जब ओनर सोल प्रोप्राइटरशिप, जो सोल प्रोप्राइटर है, वो अगर इनकेपेबल हो गया बिजनेस को रन करने के लिए, तो तब के तब क्या हो जाएगा, बिजनेस बंद पड़ जाएगा। तो ये भी एक बहुत ही ज्यादा रिस्क रहता है कि अगर कुछ भी हो गया सोल प्रोप्राइटर को किसी भी सर्कमस्टेंसेस पे, तो बिजनेस क्या हो जाएगा, बंद पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे हमारे हो गए सोल प्रोप्राइटरशिप के लिमिटेशंस।
आफ्टर सोल प्रोप्रिएटरशिप जो सेकेंड टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिजनेस फॉर्म है हमारे पास, वो है HUF बिजनेस। HUF का फुल फॉर्म हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। क्या बताया गया है? अनडिवाइडेड फैमिली। अनडिवाइडेड फैमिली का मतलब जॉइंट फैमिली, जहाँ पे मतलब दादा दादी चाचा चाची सब लोग एक साथ है, ठीक है। तो जॉइंट फैमिली मतलब एक बड़ा सा जॉइंट फैमिली मिल के कोई एक बिजनेस को चला रहा है और वो जेनरेशन वाइज चलते आ रहा है, तो उसी को हम बोलते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। पर्टिकुलरली ये जॉइंट फैमिली का जो बिजनेस है ये कौन से रिलीजन में मेंशन किया गया है? हिंदू रिलीजन में, ठीक है। तो रिलीजन कौन सा होना चाहिए? हिंदू रिलीजन होना चाहिए पूरे फैमिली का, ठीक है। तो ये जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस का फॉर्म है ये कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? ओनली अंडर हिंदू लॉ। तो इंडिया में जो हिंदू लॉज है सिर्फ उसी के अंदर ये जो जॉइंट फैमिली बिजनेस है वो रन कर सकता है। तो इसका मतलब तुम अगर आज अमेरिका चले जाओ और उधर कोई भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस को अगर तुम स्टार्ट करना चाहो तो उधर तुम्हें क्या होगा? प्रॉब्लम तो तुम्हें फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि उधर तो हिंदू लॉज होंगे नहीं। हिंदू लॉ किधर है? सिर्फ इंडिया में है, ठीक है। तो ये जो बिजनेस फॉर्म है ये हर एक मेंबर मिल के जॉइंट फैमिली के अंदर कैरी करते, बिजनेस को रन करते रहते हैं, ठीक है। तो इधर हिंदू जो हमारा अनडिवाइडेड बिजनेस जो है, यहाँ पे जो मेंबरशिप का फॉर्मेट है, कोई भी अगर आज इंटरेस्टेड है हमारे बिजनेस में वो आके अप्लाई नहीं कर पाएगा, उसको हम एज ए मेंबर ऐड नहीं कर पाएंगे। टू बिकम ए मेंबर इनसाइड HUF आपको क्या होना पड़ेगा? उस फैमिली का मेंबर होना पड़ेगा, तभी जाके आप क्या कर पाओगे? वो जो बिजनेस है उसका मेंबरशिप आप ले पाओगे, ठीक है। तो इसके अभी हम पॉइंट समझते हैं। फर्स्ट इज मेंबरशिप बाय बर्थ, मतलब पैदा होते ही एक बच्चा उस फैमिली बिजनेस का मेंबर बन जाता है, ठीक है। मतलब दादाजी अगर संभाल रहे हैं तो नेक्स्ट अगर उनका पोता आ गया तो वो नेक्स्ट जनरेशन के ओनर बन जाएंगे। तो ये जनरेशन वाइज चलता रहेगा, ठीक है। तो HUF बिजनेस में मेंबरशिप आपको एक्वायर होगा बाय बर्थ या फिर बाय एडॉप्टेशन। क्लियर? नेक्स्ट इज द कर्ता, हेड ऑफ द फैमिली। देखो जैसे हर एक बिजनेस में एक मालिक होता है, अगर हम बहुत ही लार्ज स्केल के कंपनी के बारे में बात करें तो उधर क्या होंगे? डायरेक्टर्स होंगे, CEOs होंगे, है ना, जो मिलके क्या करते हैं? बिजनेस को चलाते हैं। तो सिमिलरली हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस में जो सबसे मतलब एल्डेस्ट फैमिली मेंबर होते हैं ना, वो क्या होते हैं? हेड होते हैं। कहाँ के हेड? जो फैमिली है, जॉइंट फैमिली, जो उनके हेड है, ठीक है, मतलब जो एल्डेस्ट है वही बिजनेस के भी हेड बन जाएंगे। क्लियर? मतलब फैमिली का सबसे बुजुर्ग इंसान बिजनेस का भी हेड बन जाता है और उनको हम बोलते हैं द कर्ता। क्या बोलते हैं? याद रखना वर्ड द कर्ता। वो क्या होंगे? एल्डेस्ट मेल मेंबर। ये भी हाईलाइट करके मार्क डाउन कर लेना, मेल मेंबर, फीमेल नहीं। तो जो घर का सबसे बुजुर्ग मतलब मेल इंसान है वही क्या बन सकता है? हेड बन सकता है बिजनेस का, और वही फैमिली का भी हेड होंगे, ठीक है। तो उनके ऊपर जो है, जो हेड करता है, उनके ऊपर सारा मतलब ऑथोरिटी आएगा। वो जैसे चाहे वैसे डिसीजन ले सकते हैं। पूरा बिजनेस जो बिजनेस है वो या फिर जो फैमिली है पूरा उनके कंट्रोल में रहेगा। अभी सारा अथॉरिटी अगर उनके पास है तो डेफिनेटली सारा लाइबिलिटी भी उनके पास ही होगा, मतलब पूरा रिस्क उनको उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो जितने भी मेजर डिसीजंस होंगे, ठीक है, फैमिली के रिलेटेड या बिजनेस के रिलेटेड, लीगल हो या कुछ भी हो, सोशल हो, सब के सब कौन डिसाइड करेगा? कर्ता डिसाइड करेगा, ठीक है। तो HUF स्ट्रक्चर में कर्ता को एकदम मतलब सुप्रीम अथॉरिटी माना गया है। क्लियर? आफ्टर दैट लिमिटेड लायबिलिटी फॉर मेंबर्स। ये एक बेनिफिट है HUF टाइप ऑफ बिजनेस के लिए। क्यों? यहाँ पे क्या होता है, देखो हम हमारा जो बिजनेस है और जो फैमिली है उसको हम सेपरेट लीगल एंटिटी मानेंगे, ठीक है। क्या मानेंगे? सेपरेट लीगल एंटिटी। तो इसीलिए जो करता है, जो डायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है, ऑथोराइज कर रहा है, तो उनका जो मतलब रिस्क है लाइबिलिटी को लेके वो तो अनलिमिटेड रहेगा, ठीक है।
लेकिन जो फैमिली मेंबर्स है उनका जो लायबिलिटी है वो हमेशा लिमिटेड रहेगा। ठीक है, तो फैमिली प्रॉपर्टी हो या फिर कुछ भी हो, उधर उनके जो मतलब पोर्शंस है लायबिलिटी के टुवर्ड्स वो हमेशा कम ही रहेगा इन कंपैरिजन टू कर्ता। ठीक है, उनके पास अगर कोई भी पर्सनल एसेट वगैरह है, ठीक है, जो HUF से बाहर है, तो हम कभी भी उसको बिजनेस के डेप्थ क्लियर करने के लिए यूज नहीं कर पाएंगे। मान लो एक दादाजी है, ठीक है, मान लो एक दादाजी है A, उनके 2 बेटे हैं सपोज B और C, ठीक है, उनके और बच्चे सपोज X Y एंड Z, ठीक है, ये क्या है दादाजी, ये दोनों क्या है सन बेटे, और ये कौन है, ये है उनके पोते। ठीक है, तो जो दादाजी है A, उनके पास सारा का सारा मतलब क्या आएगा, लायबिलिटी का बर्डन आएगा। सपोज दादाजी ने बिजनेस को ग्रो करने के लिए 10 लाख का लोन लिया था। ठीक है, तो आज अगर लोन क्लियर करने में जो A हमारा दादाजी है वो मतलब अनसक्सेसफुल रहा, तो B और C के पास अगर कुछ भी, मान लो उन लोगों के पास 50 लाख का पर्सनल प्रॉपर्टी है। ठीक है, क्या है पर्सनल प्रॉपर्टी, तो उनको ये प्रॉपर्टी यूज करके ये लोन जो है क्लियर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर दादाजी के पास मान लो पर्सनल प्रॉपर्टी है 20 लाख का, तो ये उनको यूज करना पड़ेगा। लेकिन उनके जो बेटे हैं उनको अपना पर्सनल प्रॉपर्टी यूज करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? नेक्स्ट इज कंटिन्यूटी थ्रू सक्सेशन। तो सक्सेशन का मतलब क्या होता है, देखो HUF जो बिजनेस है वो परपेचुअल सक्सेशन को एंजॉय करता है। मतलब अगर जो करता है उनका डेथ हो गया, देहांत हो गया, तो उनके बाद उनके फैमिली ट्री में जो आएगा, ठीक है, जो एल्डेस्ट मेंबर बन जाएगा वही ऑटोमेटिक क्या बन जाएंगे, कर्ता बन जाएंगे, और उनके पास पूरा जो अथॉरिटी है वो खुद ब खुद ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, मान लो हमारे जो ये दादाजी है A, उनका देहांत हो गया, ठीक है, ही हैज पास्ड अवे, तो उनके बाद B और C उनके जो बेटे हैं उनमें से जो भी एल्डेस्ट होगा वो ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा, मालिक बन जाएगा अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। क्लियर? तो इधर HUF में एक फॉर्मेट अच्छा है कि ये जो बिजनेस है वो जेनरेशन वाइज चलता रहता है। ठीक है, मान लो दादाजी ने स्टार्ट किया था, फिर वो एकदम उनके पोते तक, उनके नेक्स्ट जनरेशन तक चलता रहेगा इफ दे वांट टू कंटिन्यू। ओके, While HUF works, continuity control membership and tax benefits, ये मतलब one of the most मतलब specific advantage है HUF का। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं बिजनेस कंटिन्यूटी और स्टेबिलिटी के बारे में। तो ये जो है ना HUF का जो हमने बताया था परपेचुअल जो एग्जिस्टेंस है, ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एडवांटेज है HUF बिजनेस फॉर्म का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, देखो जो करता है उनके डेथ के बाद बिजनेस बंद नहीं हो जाता, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या था याद करो, मालिक का अगर डेथ हो गया तो दुकान ही बंद हो जाएगा, अगर कोई है ही नहीं फैमिली में रन करने के लिए। लेकिन HUF में क्या है, देखो परपेचुअल जो कॉन्सेप्ट है वो एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब क्या है, अगर कर्ता जो है बाय चांस अगर उनका आज डेथ हो गया या फिर वो कुछ किसी भी तरह से मेंटली इंस्टेबल हो गया, कुछ भी इंसॉल्वेंसी हो गया, तो जो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर है फैमिली में वो ऑटोमेटिक क्या बन जाएंगे, कर्ता बन जाएंगे, और वो क्या कर सकते हैं, फिर अपने बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कंट्रोल मेंबरशिप। इसके बारे में भी हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर ही लिया है कि मेंबर कोई भी दूसरा इंसान आज आके मेंबर नहीं बन पाएगा। मेंबर बनने के लिए आपको क्या होना पड़ेगा, उस फैमिली से होना पड़ेगा, उस फैमिली के ब्लड रिलेटेड आपको होना पड़ेगा। तो बाय बर्थ और बाय एडॉप्शन ओनली आप क्या बन सकते हो, मेंबर बन सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट इज टैक्स एडवांटेज। जैसे कि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट हम HUF को क्या रिकॉग्नाइज करते हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी, हम क्या करते हैं उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। तो इधर जो बिजनेस है ना उसको बहुत ही ज्यादा फायदा होता है, साथ ही साथ इसके मेंबर्स को भी फायदा होता है। कैसे? जो हमने पहले एग्जाम्पल लिया था दादाजी A और B और C पोते के बारे में, उनकी जो प्रॉपर्टी है उनके बारे में हमने एग्जाम्पल लिया था। तो जब भी हम टैक्स रिटर्न फाइल बनाएंगे तो हम क्या लिखेंगे उसमें, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के रिलेटेड ही लिखेंगे।
उधर क्या नहीं होगा, फैमिली मेंबर्स के पास जो भी एसेट है, जो भी प्रॉपर्टी है, उसको हम क्या नहीं करेंगे, बिजनेस के साथ इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, उनका जो टैक्स का अमाउंट है वो बहुत ही ज्यादा परसेंटेज से रिड्यूस हो जाएगा। मतलब आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी हो, वो बिजनेस से किसी भी तरह से रिलेशन में नहीं आएगा। क्लियर? इजी फॉर्मेशन ऑलरेडी डिस्कस कि वो क्या होता है, कोई भी रजिस्ट्रेशन एग्रीमेंट वगैरह की जरूरत नहीं होती है। अगर फैमिली में स्टार्ट किया था किसी ने, तो वो हिंदू लॉ के अंदर ही क्या होता रहेगा, ऑपरेट होता रहेगा। ठीक है? लिमिटेशंस टू नोट, अभी इतने सारे अगर फायदे हैं, कुछ ना कुछ तो ड्रॉबैक्स भी जरूर होंगे। तो क्या ड्रॉबैक्स है? ठीक है, जो करता है ना वो अनलिमिटेड लायबिलिटी की तरफ हमेशा एक्सपोज होते रहते। ठीक है, तो कुछ भी हुआ हो बिजनेस के अंदर, जितना भी लोन हो, तो सारा का सारा बर्डन किस पे आ जाता है, हमेशा कर्ता के ऊपर आ जाता है। ऑल्सो कर्ता को हमने क्या दे रखा है, हाईएस्ट अथॉरिटी दे रखा है। तो कभी ना कभी उनके डिसीजन दूसरों के ऊपर क्या हो सकता है, डोमिनेशन टाइप का भी फील हो सकता है कि नहीं? अगर जो करता है उन्होंने कुछ ऐसा डिसाइड कर लिया कि बाकी मेंबर्स को पसंद ही नहीं है, तो उनको तो उनसे मतलब कंसल्ट करने की जरूरत भी नहीं है, वो डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, वो ऑर्डर उनके ऊपर थोप सकते हैं। तो वो डोमिनेशन वाला भी इशू इधर क्रिएट हो सकता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो फैमिलीज है, फैमिलीज के बीच में थोड़ा बहुत तो कन्फ्लिक्ट होगा, झगड़ा वगैरह होगा। किसके फैमिली में नहीं होता, तो इधर भी हो जाएगा। और वैसे ही अगर हम मॉडर्न इंडिया के बारे में बात करें, तो ये जो जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट है वो वैसे भी क्या हो रहा है, अभी रिड्यूस हो रहा है। अभी नया कॉन्सेप्ट आ गया है। क्या कॉन्सेप्ट आ गया है, न्यूक्लियर फैमिली का, जहां बस क्या होता है, फैमिली के अंदर मम्मी पापा और बच्चे होते हैं, है ना। तो दूसरों के साथ हम चाचा चाची मौसा मौसी, है ना, तो उनके साथ हम नहीं रहते। तो अभी ये जो न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट है वो ज्यादा ग्रो हो रहा है। तो बढ़ते हुए न्यूक्लियर फैमिलीज के साथ साथ जो HUF का फॉर्म, जो हमारा बिजनेस का फॉर्मेट है, वो भी काफी हद तक रिड्यूस हो चुका है। नेक्स्ट कम पार्टनरशिप। ये जो है हमारा तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि है पार्टनरशिप के बारे में। देखो, एक अकेला अगर इंसान बिजनेस को चला रहा है तो वो था सोल प्रोप्राइटरशिप। अगर एक फैमिली मिलके चला रहा है तो वो हो गया HUF। लेकिन अगर एक से ज्यादा, ठीक है, 2 और मोर पर्सन, अगर उन लोगों ने क्या किया, दे एग्री टू कैरी ऑन अ बिजनेस टुगेदर, शेयर इट्स प्रॉफिट्स एंड लॉसेस एंड कंट्रीब्यूट कैपिटल, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है पार्टनरशिप। मतलब 2 लोग या 2 से ज्यादा लोग अगर एक साथ आके क्या डिसाइड किया, उन लोगों ने एक बिजनेस को रन करने का डिसाइड किया, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप बोलते हैं। और इंडिया में पार्टनरशिप को कौन गवर्न करेगा, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या करता है, गवर्न करता है। ठीक है, तो ये एक MCQ हो सकता है इधर से कि इन इंडिया हु गवर्न पार्टनरशिप, तो कौन करेगा, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसके बारे में आपको क्लास 12 में डिटेल में पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अभी हम फिलहाल अगर समझे, जो सोल प्रोप्राइटरशिप है, मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप में कितने मालिक थे, सोल प्रोप्राइटरशिप में एक मालिक। ठीक है, फिर आता है कंपनी। कंपनी में तो बहुत सारे लोग होते हैं ना, मोर देन 100 हो सकते हैं ना कंपनी में, अनलिमिटेड पीपल कैन बी ओनर। तो इनके ये जो 2 टाइप के फॉर्म्स है हमारे बिजनेस के अंदर, इन दोनों का जो ये बीच में गैप है, इस गैप में आता है पार्टनरशिप। मतलब कंपनी की तरह बहुत सारे लोग भी नहीं है, लेकिन सोल प्रोप्राइटर की तरह एक इंसान भी नहीं है। ठीक है, तो ये है पार्टनरशिप। क्लियर? अभी पार्टनरशिप के कुछ क्या है, बेसिक फीचर्स है, पॉइंट्स है जो हमें सीखना पड़ेगा। फर्स्ट इज एग्रीमेंट। देखो, एग्रीमेंट जो है पार्टनरशिप के अंदर 2 टाइप के हो सकते हैं, ओरल और रिटन। लेकिन एज अ बिजनेस ओनर हमें हमेशा क्या प्रिफर करना चाहिए, रिटन एग्रीमेंट प्रिफर करना चाहिए। क्योंकि आप देखो, कोई भी अगर कुछ भी आके बोल के चला जाएगा, आप डायरेक्ट उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट तो नहीं कर पाओगे ना। आज के जमाने में वैसे ही हर एक इंसान का नियत खराब है, तो थोड़ी ना आप किसी के ऊपर भी ऐसे ही ट्रस्ट कर लोगे, नहीं, दैट इज नॉट पॉसिबल। बिकॉज ऑफ दैट रीजन हम क्या प्रिफर करते हैं, रिटन अग्रीमेंट प्रिफर करते हैं। ऑल्दो ओरल का भी क्या है, इसमें फॉर्मेट है। तो बिफोर स्टार्टिंग द पार्टनरशिप, द पार्टनर शुड डिसाइड कि उनके बिजनेस के अंदर क्या होगा, फॉर्मेट क्या होगा, प्रॉफिट जो है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, लॉस जो है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, कौन कितना कैपिटल यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा, एवरीथिंग नीड टू बी डिसाइडेड बिफोर हैंड ओनली। और ये सब कहाँ पे होगा, एग्रीमेंट के अंदर ही लिखा हुआ होगा। क्लियर?
नेक्स्ट इज नंबर ऑफ पार्टनर्स। तो कितने पार्टनर्स हो सकते हैं? देखा जाए तो 100 भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल अगर हम देखें एज पर कंपनीज एक्ट अगर हम देखें 2013, तो इंडिया में इसकी लिमिट जो है 50 पार्टनर्स तक रखा गया है। मतलब मिनिमम 2 पार्टनर आएंगे, मतलब 2 लोग मिलके भी एक पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर कितने आएंगे, 50% आ सकते हैं। ठीक है, अगर 50 से ज्यादा हो गया तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, एज ए कंपनी रजिस्टर करना पड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट कम प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग का क्या सीन है अभी देखो। तो बिजनेस स्टार्ट होने से पहले, पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट होने से पहले ही जो पार्टनर्स है वो बैठेंगे, वो डिस्कस करेंगे और डिसाइड करेंगे कि किसको कितना प्रॉफिट का हिस्सा मिलने वाला है। वो जो रेशियो है डिवीजन का, वो कुछ भी हो सकता है, 3:2 हो सकता है, 4:5 हो सकता है, ठीक है, 1:3 हो सकता है, एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग, बट इट शुड बी म्यूचुअली डिसाइडेड। मतलब हर एक पार्टनर का उसमें क्या होना चाहिए, कंसेंट होना चाहिए। कोई एक अकेला आके उसको डिसाइड नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर बिजनेस स्टार्ट होने से पहले ही किसी भी तरह से एग्रीमेंट के अंदर ये शेयरिंग, प्रॉफिट या लॉस शेयरिंग का अगर रेशियो मेंशन नहीं है, तो जो हमारा एक्ट है वो बाय लॉ क्या बोलता है, हमारा जो लॉ है वो क्या बोलता है कि हमारा जो भी प्रॉफिट और शेयर लॉसेस होगा उसे हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वली शेयर करना पड़ेगा। मतलब अगर पहले से डिसाइडेड है देन वेल एंड गुड, अगर डिसाइडेड नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वली शेयर करना पड़ेगा। तब ये मैटर नहीं करेगा कि किसने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया है। ठीक है, तो ये सब पहले से ही डिसाइडेड होना चाहिए। नेक्स्ट इज म्यूचुअल एजेंसी। तो म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या है, जो पार्टनर्स होते हैं ना वो एजेंट और प्रिंसिपल दोनों का काम करते हैं। ठीक है, एनी पार्टनर कैन बाइंड द फर्म एंड अदर पार्टनर्स थ्रू देयर बिजनेस एक्शंस, मेकिंग म्यूचुअल ट्रस्ट एसेंशियल। तो जो पार्टनर्स होते हैं उनके बीच का जो अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल ट्रस्ट है, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप आपके पार्टनर के ऊपर भरोसा ही नहीं कर पाओगे तो बिजनेस कैसे करोगे, है ना? उनको थोड़ी ना दुकान पे फिर अकेले छोड़ के जाओगे, नहीं जाओगे, तो वैसे तो बिजनेस चलेगा नहीं। तो यहाँ पे एजेंट और प्रिंसिपल किस तरह से काम करेगा कि एज ए एजेंट कभी कभी आपको अप्रोच भी करना पड़ेगा, बोलना भी पड़ेगा कि ये हो रहा है प्रॉब्लम, हमें ऐसे ऐसे सॉल्व करना है। एज ए प्रिंसिपल कैसे काम करोगे, अगर आपको ये वाला सोल्यूशन अच्छा नहीं लग रहा है तो आप उसको रिजेक्ट करोगे, तो इधर क्या आ गया, आपके पास प्रिंसिपल का अथॉरिटी भी आ गया। क्लियर? तो पार्टनरशिप क्या होगा, म्यूचुअल जो है हमारा इधर एजेंसी का काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट कम्स टाइप्स ऑफ पार्टनर्स एंड टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। तो हमारे पास कितने टाइप्स के पार्टनर्स है और कितने टाइप्स के पार्टनरशिप है, इसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ पार्टनर्स के बारे में हम पहले डिस्कस कर लेते। ठीक है, तो फर्स्ट इज एक्टिव और वर्किंग पार्टनर। तो एक्टिव और वर्किंग पार्टनर का मतलब जो कैपिटल भी कंट्रीब्यूट तो करेगा ही, साथ ही साथ जो बिजनेस के अंदर डे टू डे मैनेजमेंट होता है, ठीक है, जो भी डे टू डे ऑपरेशंस वगैरह होते हैं, तो वो क्या करेगा, उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, मतलब वो दिन भर बिजनेस के अंदर काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर। इसका मतलब क्या, ऐसा पार्टनर जो क्या उसने क्या किया है, कैपिटल उतना ही कंट्रीब्यूट किया है जितना दूसरे पार्टनर्स ने किया, लेकिन वो क्या नहीं कर रहा है, एक्टिवली डे टू डे ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। ठीक है, और शायद से आउटसाइडर को पता भी नहीं है कि वो क्या है, बिजनेस के अंदर पार्टनर है, क्योंकि दूसरे लोगों ने उनको कभी देखा ही नहीं बिजनेस के अंदर। बट बिकॉज ही इन्वेस्टेड हिज पार्ट ऑफ कैपिटल, उसको क्या मिलेगा, जितना भी प्रॉफिट आएगा उसका प्रॉपर शेयर मिलेगा। अगर रिस्क है, लायबिलिटी है, कुछ भी है, तो उसका भी उसको बर्डन उठाना ही पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर का मतलब क्या होता है, देखो एक ऐसा इंसान जो क्या नहीं करेगा, कैपिटल में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो अगर कैपिटल में ही कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है तो दैट मीन्स उसको शेयर भी नहीं मिलेगा। वो बस क्या कर रहा है, अपना नाम जो है, अपना रेपुटेशन जो है, वो बिजनेस को यूज करने के लिए दे रहा है। ठीक है, तो बिजनेस क्या कर सकता है, ऐसा कोई अगर रेपुटेटेड इंसान है, उनका नाम क्या कर सकता है, यूज कर सकता है, किसके लिए, पब्लिसिटी के लिए, सिंपल। पर वो क्या नहीं होगा, किसी भी तरह से वो शेयर, जो प्रॉफिट है उसमें उसको शेयर नहीं मिलेगा। ठीक है, और अगर बिजनेस के अंदर कोई भी आज फाइनेंशियल रिस्क है, लायबिलिटी है, तब भी उसको इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर?
पार्टनर बाय एस्टोपल, ये मतलब क्या होता है, मतलब ऐसा पर्सन जो है वो क्या करता है, देखो मतलब अपने वर्ड से, अपने इंप्रेशन से ऐसा कुछ मतलब वो पोर्ट्रे करता है कि वो क्या है, बिजनेस का एक पार्टनर है। इवन विदाउट फॉर्मल एग्रीमेंट they can be held liable as a partner to third parties who relied on that impression। मतलब ऐसा इंसान जो क्या कर रहा है, बाहर जाके ऐसा पोर्ट्रे कर रहा है कि वो बिजनेस के अंदर पार्टनर है, लेकिन एक्चुअल में अगर हम देखें तो एग्रीमेंट में कहीं भी उसका नाम मेंशन है ही नहीं। तो मान लो उसके बातों के ऊपर इन्फ्लुएंस होके किसी थर्ड पार्टी ने आज अपना कोई भी अगर डिसीजन ले लिया, फाइनेंस से रिलेटेड ही डिसीजन होगा, तो अगर वो गलत डिसीजन निकला तो वो थर्ड पार्टी क्या कर सकता है, उस पार्टनर को लायबल, उसको लायबल कंसीडर कर सकता है, मतलब उसको गलत ठहरा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट इज माइनर पार्टनर। माइनर मीन्स अंडर 18, जो क्या नहीं हुआ, अभी तक 18 ईयर्स का नहीं हुआ है, तो उनको भी हम एज ए पार्टनर एडमिट तो कर सकते हैं, उनको पार्टनरशिप का सारा बेनिफिट तो मिलेगा, लेकिन वो क्या नहीं होंगे, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे मैनेजमेंट के अंदर, एज वेल एज बिजनेस के अंदर अगर आज कुछ भी लायबिलिटी है तो उनको हम लायबल कंसीडर नहीं कर सकते। ठीक है। तो माइनर जो पार्टनर है उनको पूरा बेनिफिट मिलेगा, बिजनेस के अंदर उनको काम भी नहीं करना पड़ेगा, साथ ही साथ कोई भी रिस्क है, लायबल है, हम उनको क्या नहीं कर सकते, रेस्पॉन्सिबल कंसीडर नहीं कर सकते। तो माइनर जो पार्टनर्स होते हैं ना, तो वो ऐसे ही नहीं बनते, कभी कभी कुछ ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं तब जाके एक माइनर को पार्टनर बनाया जाता है। इसके बारे में भी हम क्लास 12 में डिटेल में अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है। तो देखा जाए तो अगर मान लो कोई अगर एक पार्टनर है, उनका अनटाइमली मतलब डिमाइस हो गया, ठीक है, तो अगर उन्होंने क्या किया है, उनके सपोज जो भी बच्चे हैं उनको नॉमिनी दे रखा है, तो उनको हम क्या कर सकते हैं, एज ए माइनर पार्टनर बिजनेस के अंदर कंसिडर कर सकते हैं। तो जितना भी उनके पार्टनरशिप का पीरियड था, टाइम पीरियड, तब तक के लिए वो जो माइनर पार्टनर है उनको बेनिफिट मिलता रहेगा। लेकिन उनके फादर ने अगर कुछ भी मतलब ऐसा बिजनेस के अंदर लायबिलिटी ले रखा था, डेब्ट ले रखा था, पर हम क्या नहीं करेंगे, उसको उसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं मानेंगे। ठीक है। आफ्टर दैट कम्स टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की क्या क्या टाइप्स होते हैं, देखो फर्स्ट वन इज बेस्ड ऑन ड्यूरेशन। ड्यूरेशन मतलब वक्त पे, टाइम के ऊपर डिपेंड करके भी हम पार्टनरशिप का एक टाइप डिसाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल का मतलब है जो हमारा बिजनेस है उसका कोई फिक्स ड्यूरेशन नहीं है। ठीक है। कोई ऐसा पर्टिकुलर टाइम हमने क्या नहीं किया है, डिसाइड नहीं किया है कि इस साल से उस साल तक ही हमारा बिजनेस जो है वो रन करेगा, ये प्री डिसाइडेड नहीं है। हाँ, बिजनेस कब बंद होगा, मान लो पार्टनर्स ने एग्री किया, डिसाइड किया, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, किसी का डिमाइस हो गया, तब जाके पार्टनरशिप जो है वो क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। बिफोर दैट क्या नहीं होगा, डिसोल्यूशन का कोई भी ऐसा पर्टिकुलर डेट डिसाइड नहीं होगा। क्लियर। नेक्स्ट इज पर्टिकुलर पार्टनरशिप। ये क्या होता है, मतलब ऐसा एक पार्टनरशिप जो किसी भी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट या वेंचर के लिए ही बनाया गया है। ठीक है। मान लो मैं और मेरे 2-3 दोस्त ने मिलकर हमने क्या किया, एक ब्रिज के कंस्ट्रक्शन के लिए टेंडर में अप्लाई किया, मान लो हमें मिल गया। तो हमने क्या किया, हम सपोज मैं और मेरे दोस्त, हम 3 जन थे, तीनों ने मिलकर एक एग्रीमेंट बनाया, पार्टनरशिप का एग्रीमेंट। उधर सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे हुए थे। तो हमारा जो ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, इसका वैलिडेशन कब तक है, वैलिडिटी कब तक है, जब तक ब्रिज का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं होगा तब तक। जब ब्रिज का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा तब के तब हमारा पार्टनरशिप भी क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट टाइप इज बेस्ड ऑन लायबिलिटी। लायबिलिटी के ऊपर डिपेंड करके भी पार्टनरशिप का एक टाइप बन सकता है। फर्स्ट इज जनरल पार्टनरशिप। यहाँ पे क्या होता है, देखो हर एक पार्टनर के ऊपर अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है। ठीक है। हर एक पार्टनर को जॉइंटली हम कोई भी अगर हमारे बिजनेस के ऊपर आज डेब्ट है तो जॉइंटली उनको हम क्या मानेंगे, रेस्पॉन्सिबल मानेंगे। ठीक है। सेकेंड इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और इन शॉर्ट LLP। तो इस वाले टाइप में क्या होता है, जो कुछ मतलब पार्टनर्स होते हैं उन्हीं को हम क्या करेंगे, मतलब जो लायबिलिटी है उसके तरफ उनका क्या होगा, लिमिटेड टू देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। मतलब आज अगर हमारे बिजनेस के ऊपर 10 लाख का लोन है,
सपोज, ठीक है, 10 लाख का लोन है। तो हमारे पास 3 पार्टनर थे ABC, तीनों ने मान लो 3:2:1 रेशियो में कैपिटल में इन्वेस्ट किया था, ठीक है। मान लो A ने किया था 3 लाख, B ने किया था 2 लाख, C ने किया था 1 लाख। तो LLP में क्या होता है, जिसने जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है उसका उतना ही ज्यादा लायबिलिटी इंक्रीज होता है, जिसने सबसे कम किया है तो उसका जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कंट्रीब्यूशन है लायबिलिटी की टुवर्ड्स, वो भी क्या होता है, बहुत ही ज्यादा कम होता है, ठीक है। तो जिसका कंट्रीब्यूशन लेस, लायबिलिटी भी लेस, जिसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा उसका लायबिलिटी भी ज्यादा। क्लियर। तो ये होता है LLP, और ये LLP एक्ट जो है इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था 2008 में, ठीक है। तो लिमिटेड लायबिलिटी जो है ये क्या करता है, पार्टनरशिप को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाता है, साथ ही साथ पार्टनर्स को थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन भी देता है। मतलब मान लो अगर आज C ने सिर्फ 1 लाख इन्वेस्ट किया था तो दैट मीन्स उसको प्रॉफिट भी बहुत कम मिलता होगा, प्रॉफिट कम मिल रहा है, लेकिन अगर मान लो उसको लायबिलिटी जो लॉस का शेयर है वो ज्यादा मिल गया, तो ये क्या उसके लिए फेयर होगा, नहीं होगा। बिकॉज ऑफ दीज रीजंस LLP का फॉर्मेशन हुआ। क्लियर। आफ्टर दैट कम्स मैरिज, लिमिटेशंस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स। तो पहले समझते हैं पार्टनरशिप फर्म्स के मेरिट क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज मोर कैपिटल, ऑब्वियसली जितने ज्यादा लोग आएंगे उतना ज्यादा कैपिटल पूल होगा, है ना। तो हम अपने बिजनेस को क्या कर पाएंगे, ग्रो कर पाएंगे। शेयर्ड रिस्क, जितने ज्यादा लोग वैसे ही रिस्क भी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अगर 10 लाख का लोन है हमारे ऊपर, तो अगर हम 10 पार्टनर है तो हर किसी के पास वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बच जाएगा। कंबाइंड स्किल्स ऑलरेडी डिस्कस, जैसे सोल प्रोप्राइटर एक अकेला इंसान, उसके पास हर एक स्किल तो होगा नहीं, लेकिन अगर हमारे बिजनेस के अंदर आज 10 पार्टनर्स है तो हर किसी के पास डेफिनेटली कोई ना कोई तो स्किल तो होगा। तो इससे क्या हो जाएगा, जो स्किल है ना वो कंबाइन हो जाएगा, और इससे बिजनेस को बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट इज इजी फॉर्मेशन। तो बहुत ही ज्यादा मिनिमल लीगल फॉर्मेलिटीज के साथ हम एक पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन जो है वो भी कंपल्सरी नहीं है, ठीक है। लास्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी। पार्टनर्स जो है वो क्या कर सकते हैं, मतलब विदाउट एनी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स एक क्या कर सकते हैं, वो लोग बहुत ही ज्यादा क्विकली डिसीजन ले सकते हैं अपने पार्टनरशिप के रिगार्डिंग। लेकिन कंपनी के बारे में अगर हम सोचें, कंपनी का जो प्रोसीजर है ना वो बहुत ही ज्यादा लेंथी और कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो पार्टनरशिप में हर एक पार्टनर एक साथ बैठेंगे, सारे पार्टनर्स वो डिसाइड करेंगे, वो डिस्कस करेंगे, और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, मतलब सब एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रख के वो लोग क्या करेंगे, डिसीजन ले लेंगे। और वो डिसीजन ऑब्वियसली एज ए पार्टनर्स हमारे पार्टनर्स मतलब पार्टनरशिप फर्म्स के लिए बेनिफिशियल ही होगा, ठीक है। फिर आते हैं लिमिटेशंस के ऊपर कि पार्टनरशिप फर्म के लिमिटेशंस क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल अनलिमिटेड लायबिलिटी। देखो अगर पार्टनर्स जो है उनको जो प्रॉफिट आ रहा है हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो तो बराबर बात के ले जा रहे घर, है ना। तो जो लायबिलिटी है वो भी तो अनलिमिटेड होगा। जो भी अगर लायबिलिटी है बिजनेस के ऊपर, अगर मान लो आज हमारा जो पार्टनरशिप फर्म है वो पे नहीं कर पा रहा है, तो क्या हो जाएगा, पार्टनर्स के जो पर्सनल एसेट्स है ना वो रिस्क में आ जाएंगे। क्योंकि हमने क्या बताया था पहले, हम इनको सेपरेट लीगल एंटिटी तो मानते हैं, लेकिन जब भी क्या होगा, हमारा जो फर्म है वो रिस्क में अगर आ जाएगा तो हमारे पर्सनल एसेट भी रिस्क में आ जाएंगे, ठीक है। वरना कौन ही डेब्ट क्लियर करेगा, कोई दूसरा आके डेब्ट थोड़ी ना क्लियर करेगा, किसको करना पड़ेगा, पार्टनर्स को ही करना पड़ेगा। क्लियर। नेक्स्ट इज लिमिटेड रिसोर्सेज। देखो मल्टीपल पार्टनर्स है, कैपिटल भी देखो जितना भी पार्टनर आ जाए, फिर भी जो हमारा जो कैपिटल है ना एज कंपेयर टू कंपनी वो हमेशा लिमिटेड ही रहेगा। क्यों, क्योंकि 10 पार्टनर अगर आ गए तो 1-1 लाख भी लेके आए तो वो 10 लाख बनेगा, वो 100 करोड़ तो नहीं बनेगा ना, करेक्ट। लेकिन अगर वो कंपनी हुआ तो कंपनी क्या करेगा, अपने शेयर्स पब्लिक में इश्यू कर देगा, करेक्ट। और पब्लिक से क्या करेगा, वो पैसा उठाएगा। तो जब पब्लिक से शेयर इश्यू करके पैसा आता है ना तो वो बहुत ही ज्यादा लार्ज अमाउंट में आता है। तो कंपनी में क्या होता है, जो रिसोर्सेज है ना वो हमेशा अनलिमिटेड रहता है, ठीक है। नेक्स्ट इज इंस्टेबिलिटी। कोई भी पार्टनर अगर मान लो आज
वो रिटायरमेंट लेना चाहे तो वो ले सकता है। कुछ भी इंसॉल्वेंसी हुआ, मतलब पार्टनर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, किसी पार्टनर का अगर मान लो डेथ हो गया, तो बहुत सारे ऐसे रीजंस है जिसके वजह से क्या हो सकता है, पार्टनरशिप फॉर्म बंद हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज म्यूचुअल एजेंसी रिस्क। म्यूचुअल एजेंसी मतलब क्या होता है, कोई भी अगर मान लो एक पार्टनर ने क्या कर लिया, कुछ गलत डिसीजन ले लिया, कुछ गलत काम कर लिया, कुछ गलत स्टेप ले लिया अपने बिजनेस के अंदर, तो उससे क्या हो जाएगा, जो म्यूचुअल एजेंसी था, मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग था, ट्रस्ट था, वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और फिर क्या हो सकता है, पार्टनर्स के बीच में झगड़ा हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। लास्टली डिसएग्रीमेंट, तो वही कॉन्फ्लिक्ट के वजह से क्या होगा, फिर डिसएग्रीमेंट क्रिएट होगा, है ना। तो डिसएग्रीमेंट अगर होगा तो बिजनेस डिले होगा। मान लो हमें डिसाइड करना है कि 1000, मान लो हमारे पास ऑर्डर था कि 1000 पेन हमें पर्टिकुलर कस्टमर के पास पहुंचाना है। अभी कैसे पहुंचाना है उसके ऊपर हम हमारे बीच में क्या हो रहा है, डिसएग्रीमेंट हो रहा है। कोई बोल रहा है हेलीकॉप्टर से भेजो, कोई बोल रहा है फ्लाइट से भेजो, कोई बोल रहा है जहाज से भेजो। तो ये जो मतलब डिसएग्रीमेंट्स है वो कभी कभी क्या कर देते हैं, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, और उससे क्या हो जाता है, हमारा जो बिजनेस है वो डिले हो जाती है। ठीक है, क्लियर, ये हो गए लिमिटेशंस ऑफ पार्टनरशिप। लास्टली रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कि पार्टनरशिप फर्म को हम कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। देखो फिलहाल इंडिया में अगर हम देखें, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या बताता है कि कंपलसरी नहीं है कि आपको अपना पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर करवाना ही है। ठीक है, देखो कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन क्या है, हाईली एडवाइजेबल है। क्यों हाईली एडवाइजेबल है, क्योंकि कल को मान लो अगर कोई भी ऐसा पार्टनर आया जो खुद सारा प्रॉफिट लेके भाग जाना चाहता हो, तो आप उसको कैसे लायबल कंसीडर करोगे, उसको कैसे रेस्पॉन्सिबल बोलोगे, अगर आपके पास कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं है जहां पे मेंशन होगा कि ये इंसान भी आपके बिजनेस के अंदर पार्टनर है। करेक्ट, तो ये सारे जो डिसएडवांटेजेस मतलब डिसएडवांटेजेस है वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाने से आएंगे। ठीक है, यू कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट द थर्ड पार्टी टू एनफोर्स अ राइट अराइजिंग फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा, एग्रीमेंट नहीं होगा, तो आप कैसे कोई भी मतलब फाइल जो है, मतलब क्या कर पाओगे, किसके अगेंस्ट कंप्लेन कर पाओगे, कैसे कंप्लेन करोगे अगर आपके पास खुद का जो है डॉक्यूमेंटेशन क्लियर ही नहीं है। Partners cannot file suits against each other or the firm to enforce right। जो मैंने पहले बताया कि मान लो कोई ऐसा पार्टनर था जो सारा प्रॉफिट लेके भाग जाना चाहता था, प्रूफ ही अगर नहीं है तो कैसे करोगे उसके खिलाफ कंप्लेन, है कि नहीं। Cannot claim set off in disputes exceeding ₹100, कितना, सिर्फ 100 रुपए का। ठीक है, आप किसी भी तरह का क्लेम क्या नहीं कर पाओगे, पार्टनरशिप फर्म के ऊपर क्लेम नहीं कर पाओगे अगर क्या नहीं है, आपका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो। ठीक है, आफ्टर दैट कम्स पार्टनरशिप डीड एंड टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, पार्टनरशिप डीड क्या है पहले तो वो समझते। ठीक है, जो हमने पहले ही बात कर लिया था कि पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर आने के लिए आपको एक एग्रीमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। करेक्ट, वो या तो ओरल होगा या तो रिटर्न होगा। हम क्या प्रिफर करते हैं, हम रिटर्न प्रिफर करते हैं ताकि आपके पास एक प्रॉपर एविडेंस यानी कि प्रूफ हो। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। जो एग्रीमेंट है उसी को पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। अभी पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या लिखा होना चाहिए, मतलब एग्रीमेंट में क्या क्या लिखा होना चाहिए। पहले तो जो फर्म है और जो पार्टनर्स है उनके नाम और एड्रेस लिखा होना चाहिए। नेचर ऑफ बिजनेस, आप कौन से टाइप का बिजनेस कर रहे हो वो होना चाहिए। ड्यूरेशन इफ एनी, अगर आप लोगों ने डिसाइड किया है कि इतने वक्त के लिए हमें बिजनेस करना है तो वो लिखा होना चाहिए। कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय ईच पार्टनर, कौन सा पार्टनर कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है वो भी मेंशन होना चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, कितने रेशियो में, कौन से रेशियो में आप क्या करोगे, प्रॉफिट और लॉस को अपने पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करोगे, वो भी होना चाहिए। अगर ये मेंशन नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, हमारा लॉ क्या बोलता है, हम इक्वली डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्रॉइंग्स एंड लोन, सैलरी और कमीशन, रूल्स फॉर एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ, ये सब कुछ क्या होना चाहिए, डीड के अंदर लिखा होना चाहिए। मेथड ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, कि आप कौन से मेथड्स को फॉलो करके अपने बिजनेस का जो रिकॉर्डेड डेटा है उसमें क्या करोगे, ऑडिट करोगे, अकाउंटिंग मतलब जो भी अकाउंट्स वगैरह है वो बनाओगे, वो सब लिखा होना चाहिए।
प्रोसीजर फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। अगर किसी भी सिनेरियो में, किसी भी सिचुएशन में आज अगर ऐसा पॉइंट आ गया कि बिजनेस को बंद करना है, तो कैसे करोगे, उसका प्रोसीजर भी होना चाहिए। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म, कि आप कुछ भी अगर आज अपने पार्टनर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, डिस्प्यूट हो गया, तो उसको रिजॉल्व कैसे करोगे, उसका सॉल्यूशन क्या होगा। ऑल दीज थिंग्स मस्ट बी रिटेन इनसाइड द पार्टनरशिप डीड। क्लियर। आफ्टर दैट कम्स टाइप्स। ठीक है, क्या क्या टाइप होंगे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, पार्टनर बाय एस्टोपल एंड माइनर पार्टनर्स। क्लियर। तो आज के इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। हमने सीखा 3 टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। क्या क्या थे, क्विकली बताओ। फर्स्ट वन वाज सोल प्रोप्रिएटर, जिसमें सिर्फ कितने मालिक होते हैं, सिर्फ एक मालिक। सेकेंड वाज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, जहां पे एक फैमिली मिलके क्या करेगा, बिजनेस को चलाएगा और वो जेनरेशन वाइज चलता रहेगा। लास्ट वाज पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप में क्या होता है, 2 या 2 से ज्यादा लोग आएंगे, एक साथ वो आके क्या करेंगे, कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे और बिजनेस को स्टार्ट करेंगे। जब तक वो डिसाइड नहीं करते कि बिजनेस को बंद करना है, तब तक बिजनेस चलता रहेगा। ठीक है। आई होप आपका आज का जो हमारा ये चैप्टर का टॉपिक था अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, क्विकली रिवीजन करेंगे। मैं नेक्स्ट ऐसे वीडियोस लाने वाली हूँ जहाँ पे हम क्या करेंगे, केस स्टडीज डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप जर्नलिफाइंग।